बदलते भारत की शान। बागबान की रसोई में आपका स्वागत है। हम गांव दर गांव आपको विभिन्न फसलों के बारे में जानकारी देते हैं। हम आपको बताते हैं कि फसलों की बिजाई कैसे की जाती है, उनकी रोपाई कैसे की जाती है, उनमें किस तरह से सिंचाई की जाती है, किन उर्वरकों का खाद का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही हम बात करते हैं किसान भाइयों से और उनके अनुभव जानते हैं, और साथ ही हम गाँव में बनने वाले विभिन्न पकवानों का भी लुत्फ उठाते हैं। और अपने सफर को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको सैर कराती हूँ हमारे रास्ते में आने वाले दर्शनीय स्थलों की भी। बागबान की रसोई का ये सफर मुझे पूरा भरोसा है कि आपको बेहद पसंद आ रहा होगा। और आइए आज का ये सफर आगे बढ़ाते हैं। मैं हूँ इस वक्त सोनीपत में। कहा जाता है कि पांडवों ने जब कौरवों से 5 गांव मांगे थे तो सोनीपत उनमें से एक था। और इस वक्त मैं खड़ी हूँ सोनीपत में ख्वाजा खिज्र के मकबरे पे। आइए अब आपको इस मकबरे की सैर करवाती हूँ। ख्वाजा खिज्र इब्राहिम लोदी के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण सूफी संत थे जो बहुत प्रसिद्ध थे। उन्हीं के मृतक शरीर को संरक्षित रखने के लिए इब्राहिम लोदी ने 1522 से 1524 तक 2 वर्ष की अवधि में इस मकबरे का निर्माण करवाया। ये एक चौकोर चबूतरे पर टिकी हुई है और इसे मजबूती प्रदान करने के लिए इसके चारों कोने बनाए गए हैं, ना कि इसे गोल आकार दिया गया है। इस कब्र के ऊपर जो आप बड़ा गुंबद देख रहे हैं, ये उल्टे फूल के आकार का है। इसके अंदर कमल के फूल की नक्काशी की गई है और हरे लाल पत्थरों से सजावट की गई है। अभी हमने सैर की ख्वाजा खिज्र के मकबरे की, और मुझे पूरा भरोसा है कि ये दर्शनीय स्थल आपको बेहद पसंद आया होगा। आइए बागबान की रसोई के सफर को जारी रखते हैं, और अब मैं आपको लेकर चल रही हूँ हरियाणा के महमूदपुर माजरा गाँव में। आइए मेरे साथ। बागबान की रसोई के आज के एपिसोड में मैं जिस फसल के बारे में बात करने वाली हूँ, उसमें औषधीय गुण कूट कूट कर भरे हुए हैं। महर्षि चरक ने उसे अमृत फल का नाम दिया है और आयुर्वेदिक दवाओं में उनका बखूबी इस्तेमाल किया है। मैं बात कर रही हूँ औषधीय फल आंवला की। आपने आंवले का मुरब्बा तो खाया ही होगा।
खट्टा मीठा मुरब्बा। वैसे इसकी और भी बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, मसलन इसका शरबत बनाया जाता है, इसका अचार भी बनाया जाता है और च्यवनप्राश में तो ये बखूबी इस्तेमाल किया जाता है। आंवले की खेती सबसे ज्यादा एशिया और यूरोप में की जाती है और भारत की जलवायु को आंवले की खेती के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। अगर भारत की ही बात करें तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में आंवले की खेती सबसे ज्यादा की जाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार आंवला और आंवले के पौधे को एक पूजनीय वृक्ष माना जाता है और इसकी पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि आंवले का फल भगवान विष्णु को बहुत प्रिय था और कार्तिक मास में किसी भी एक दिन अगर आप आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर खाना पकाते हैं और खाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। बागबान की रसोई के आज के एपिसोड में आइए अब बात करते हैं आंवला के बारे में और भी ज्यादा जानकारी लेते हैं। चलते हैं हमारे किसान के पास जो आंवला की खेती कर रहे हैं। सर नमस्कार। ये बताइए कि अगर हमारे किसान भाई आंवले की खेती करना चाहे, आंवले के बीज रोपना चाहें तो उनको शुरुआत कैसे करनी होगी? जो पेड़ से पेड़ की दर है वो दूरी रखनी है 30 फुट या 24 फुट के अंतराल में। इसमें चकैया, बनारसी और लक्ष्मी बावन कई तरह की वैरायटियां हैं जिनको आप लगा सकते हो। तो ये जो बीज है ये आप बाहर से लाते हैं या फिर जो आपका खुद का आंवला है उसी के बीजों का आप इस्तेमाल करते हैं? इसका जो प्रोसेस है लगाने का, लेके आने का, ये कलम से होता है। एक पेड़ से दूसरे पेड़ के ऊपर कलम चढ़ाई जाती है। जो पौधे हैं वो प्रतापगढ़ से बहुत बढ़िया क्वालिटी के और अच्छे मिलते हैं। ये बताइए कि जब आप कलम लाकर यहाँ पर पौधे रोप देते हैं उसके बाद आगे क्या किया जाता है, या सिंचाई या खाद की अगर हम बात करें तो किस किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? आंवले में पौधे लाने से पहले 3 बाई 3 का एक गड्ढा खोदा जाता है जिसके अंदर गोबर की खाद और रेत मिला के उसको मिट्टी से दोबारा भर दिया जाता है और जब वो सब जाके तैयार हो जाता है उसके बाद पौधा ला के उसके अंदर लगाया जाता है और उसके बाद उसमें साल में 2 बार इसकी गुड़ाई होती है। एक बार दिसंबर जनवरी में और एक बार जुलाई अगस्त में जी 2 बार होती है। और उसके बाद इसमें एक पौधों में कीड़ा लगने की समस्या होती है। उसके लिए जनवरी फरवरी के अंदर चूना और नीले तोते का मिला के 2 या 2.5 फुट तक पेंट कर दिया जाता है ताकि उसमें कीटों से बचाव हो रहे। पौधा रोपने के बाद और कितने दिनों में ये जो हमारा पौधा है वो फल देने लगता है और एक बड़ा पेड़ बन जाता है? पौधा लगाने के बाद 6 साल के बाद फल देना शुरू करता है और उसके बाद जो फल की एवरेज आती है पेड़ की 2 क्विंटल पर पेड़ के हिसाब से वो 12 साल के बाद देना शुरू करता है। उसके बीच में ये थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है। हर साल 5 किलो 10 किलो बढ़ाता रहता है हर साल। जितना बड़ा पेड़ होता जाएगा उतनी उसकी एवरेज बढ़ती चली जाएगी पर पेड़ के हिसाब से। जैसे जिस टाइम हम बाग लगाया आंवले का उसके साथ हम और भी खेतियां कर सकते हैं। मल्टी क्रॉप हम फार्मिंग कर सकते हैं। इसके अंदर पपीता लगा सकते हैं बीच में 12-12 फुट पे, अमरूद का बाग लगा सकते हैं, सब्जियां का फसल ले सकते हैं। जो धान की फसल है उसको छोड़ के बाकी हम हर कोई फसल ले सकते हैं आंवले के अंदर। आपका जो एरिया है जिसमें आप आंवला की बागवानी करते हैं उस पूरे एरिया से आपको आंवले का कितना उत्पादन हो जाता है और फिर मुनाफे के बारे में भी थोड़ा सा बताइए। 4 एकड़ आंवला लगाया हुआ है। इसमें से मेरे को 500 या 600 क्विंटल हर साल आंवला उतरना शुरू हो गया है। अगर बाजार में बेचता हूँ तो ये मेरे को 7 या 8 लाख रुपए का होगा। लेकिन उसी की एडिशन वैल्यू करने के बाद उसमें हमने अलग अलग प्रोडक्ट बनाने के बाद उसका 60-65 लाख रुपए का हमारा टर्नओवर घूम गया है। श्याम जी, जब हमारा आंवला तैयार हो जाता है तो उसके बाद उसका स्टोरेज कैसे किया जाता है, उसका भंडारण कैसे किया जाता है? पेड़ से आंवला तोड़ने के बाद इसकी अलग अलग ग्रेडिंग की जाती है। मोटा, मीडियम और छोटा 3 तरह का आंवला निकाल लिया जाता है। इसका भंडारण जो है वो कच्चे आंवले का तो कर नहीं सकते हैं। ये 10 से 12 दिन के बाद ये खराब होना शुरू हो जाएगा। तो इसको जो प्रोसेस करके ही स्टॉक में किया जा सकता है। इसमें जैसे अचार बनाना है तो उसके लिए छोटा आंवला निकला है जो उसको नमक में और हल्दी में दबा के को रखा जा सकता है। आज आप आंवले का कौन सा व्यंजन हमें बना के दिखाने वाले हैं? आज हम आपको आंवले का अचार बना के हम आपको दिखाएंगे। बागबान की रसोई में आज हम जानकारी ले रहे हैं आंवला के बारे में। हमारा ये सफर यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
चेक। जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के। 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे। आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद बागबान की रसोई में आपका स्वागत है। आइए अपने सुहाने सफर को आगे बढ़ाते हैं। आयुर्वेद में आंवले को लाभकारी बताया गया है। आंवले में विटामिन सी पाया जाता है जो इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म बढ़ाने का काम करता है। आंवला कोल्ड कफ के अलावा शरीर में वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होने देता है। आंवले में ऐसे तत्व भी पाए जाते हैं जो कैंसर सेल्स से लड़ने का काम करते हैं। आज किसान आंवले का प्रसंस्करण करके विकास की राह पर चल रहे हैं। ये मेरे ख्याल से वो कैंडीज है ना जिनके बारे में आपने बताया था। हाँ जी मैडम, ये कैंडीज है। इसको धो के सुखा दिया है अभी, और अब ये थोड़ी ड्राई होने के बाद इसमें ग्लूकोज पाउडर लगा के डिब्बा में पैकिंग कर दिया जाएगा और बाजार में दे दी जाएगी। वाह, अच्छा श्याम जी एक बात बताइए, जैसे आप ये फूड प्रोसेसिंग कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन का काम कर रहे हैं, तो अगर हमारे किसान भाइयों को इससे संबंधित किसी सरकारी योजना की आवश्यकता पड़ी तो वो कैसे उन तक पहुंचेगी? इसके बारे में डॉक्टर परविंदर मलिक बताएंगे आपको, और बड़े लकी हैं आप कि आज वो भी यहाँ हमारे फील्ड पे आए हुए हैं। डॉक्टर परविंदर जी, आप उनसे जाके मिल सकते हैं और इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। जी चलिए ठीक है, अच्छा हुआ आपने बता दिया। तो मैं अब डॉक्टर साहब से मिलती हूँ और आगे की जानकारी लेती हूँ। जी डॉक्टर साहब, बागबान की रसोई में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले हम अपने किसान भाइयों के लिए जानना चाहेंगे कि जो हमारे किसान भाई आंवला की खेती करते हैं वो उसका वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हैं, उसकी प्रोसेसिंग कैसे कर सकते हैं? शुरू में किसान भाई प्रोसेसिंग करने से हिचकते हैं, भाई कैसे करेंगे, कैसे कहाँ से मशीनरी लाएंगे, कहाँ इसकी बिक्री करेंगे, कैसे बिक्री कर पाएंगे। इसके लिए हमारा चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में है, तो वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग होती है और हर जिले में हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है। वहाँ पे किसान भाई, माताएं, बहनें, बेरोजगार युवक युवतियाँ वहाँ पे ट्रेनिंग ले सकते हैं। वो प्रशिक्षण बिल्कुल निःशुल्क है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पीछे जैविक खेती पे काफ़ी जोर दे रखा है। हमारी प्रदेश सरकार भी चाहती है, हमारी यूनिवर्सिटी भी, हमारे माननीय कुलपति डॉक्टर बी आर कंबोज की भी एक विजन है भाई अच्छे से हमारे किसान भाइयों की आमदनी बढ़े। और जैसे प्रोसेसिंग की यूनिट है, इस तरह की प्रोसेसिंग यूनिट किसान भाई लगा के, और अगर अकेला नहीं लगा सकता तो मैं ये कहूँगा अगर ग्रुप्स में, समूह में कर ले तो उससे उसको प्रोसेसिंग भी आसान हो जाती है, उसकी लागत घट जाती है और उसको जो विपणन की समस्या है वो भी कम आएगी। क्योंकि अगर ग्रुप्स में काम करता है तो जो खर्चा है वो भी बढ़ जाता है। और जैसे मान लो विपणन कहीं करते हैं, स्टॉल लगाते हैं या कहीं आउटलेट खोलते हैं तो उसमें सब में बढ़ जाता है। सर, आपने इतनी सारी जानकारी दी और इसके आंवले के वैल्यू एडिशन के बारे में, प्रोसेसिंग के बारे में बताया और इतना वक्त निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र सोनीपत के जिला विस्तार विशेषज्ञ डॉक्टर परमिंदर सिंह, जिन्होंने हमें वैल्यू एडिशन के बारे में बताया और ये भी बताया कि हमारे किसान भाई आंवला की खेती करते हुए कैसे अपनी आमदनी और बढ़ा सकते हैं। आइए अपने सफर को अब आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं श्याम जी के पास, जहां पर वो हमें अपना आगे की प्रक्रिया दिखाएंगे। श्याम जी, अब बताइए मुझे कि यहाँ पर आंवले का प्रसंस्करण कैसे किया जा रहा है? ये 5 तरह का मुरब्बा बनाया जा रहा है जी। इसमें आंवले का मुरब्बा है, गाजर का है, बेल का है, सेब का है। इन्हीं सभी को मिला के एक पंच मुरब्बा तैयार किया गया है। ये हमारे शरीर के लिए भी काफ़ी लाभदायक है और मिठाई में भी दिया जाता है आज के लिए। और ये हमारा आंवले का लड्डू है। आंवले को कद्दूकस करके इधर खांड मिला के और इसकी पकाई की जाती है। थोड़ा टाइट हो जाता है तो इसको उतार के ठंडा करके इसमें इलायची और सौंफ का पाउडर मिला के गोला बना दिया जाता है। लड्डू तैयार हो जाता है जी। श्याम जी, अब ये बताइए कि आंवले का जो अचार आप बनवाने वाले थे वो कहाँ तैयार हो रहा है? आंवले का अचार हमारी किचन में हो रहा है और आप चलिए वहाँ आपको दिखाते हैं किस तरह से हम आंवले का
अचार तैयार करते हैं। तो इन सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बागबान की रसोई का ये सफर हम जारी रखेंगे और पहुंचेंगे किचन तक, जहां पर आंवले का अचार बनाया जाएगा। लेकिन उससे पहले आइए आपको मिलवाती हूँ इस गांव के बुजुर्ग व्यक्ति से, जिनसे हम जानेंगे उनके अनुभवों के बारे में। आइए मेरे साथ। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम करण सिंह है। करण सिंह जी, मैं जानना चाहती हूँ कि ये महमूदपुर माजरा गांव कितना पुराना है? 500-450 साल पुराना गांव है ये। आप ये बताइए कि क्या पुरानी जो हम खेती करते थे उसमें जो जमीन थी उसके उपजाऊपन में और जो आज जमीन है उसके उपजाऊपन में कितना अंतर आया है? बहुत ज्यादा अंतर हो गया। पहले तो जोताई करते थे, आधी जमीन खाली रह जाती थी, हल्की जोताई थी तो वो जमीन उपजाऊ रहती थी, ना पानी के साधन थे। अब तो हरदम पानी ठोके रहे हैं उसके अंदर, और ये जमीन जो है ना, फसल के ऊपर फसल, फसल के ऊपर फसल, जमीन का बिल्कुल सत्यानाश कर दिया। फिर दूसरे खार, दवाई, इतनी जहरीली दवाई है कि सांप भी मर जाते हैं। तो बताओ जमीन में क्या रहेगा? इसके सब जीवाणु खत्म हो गए बेचारी के। और पहले तो बहुत उपजाऊ अपने आप उपजा कर दी, ना खाद मारने की जरूरत थी, खाद थे ही नहीं बिल्कुल भी, कुलडिया खाद डालते थे बस। जब आप खेती किया करते थे उस समय में आप कितने अंतराल के बाद फसल बोते थे? पूरे साल में एक फसल लिया करते, तो उसमें ना खाद की जरूरत थी, ना पानी की जरूरत थी, भगवान बरस जाता तो यूं ही हो जाया करती। करण सिंह जी, आप कौन कौन सी फसलें उगाया करते थे? हम पहले तो जवार, बाजरा, गेहूँ, चना, सरसों, मेथी, बाड़ी, अपनी ये फसल उगाते थे। उसके बाद जब ये खाद और नए नए बीज आ गए ना, उसके बाद सब कुछ बदल गया। तो मैंने सोच साच कर बाग लगाया आंवले का, कि जिसमें ना जानवर का नुकसान है ना मानस का नुकसान है। इसकी परवरिश करी खूब बढ़िया दरिया। फिर सूरजमुखी भी बहुत बोई, 20-20 किले बोए, और एक बार तो मैं डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आया, जिसको अवार्ड मिला था मेरे को। अरे वाह। मतलब रुचि ऐसी थी फसल में, नए बीज लाना, नई नई तकनीक लानी। फिर आंवले का बाग में 5 साल के बाद फल आने लगा इसमें। तो उसके बाद जो है ना, मार्केट की समस्या होगी, बाजार में कहीं भाव नहीं मिले। तो फिर दिमाग ने काम करा, कुछ भगवान ने साथ दिया, जूस निकालना शुरू कर दिया। जूस में हमने बढ़िया मुनाफा होया। और फिर जो मशीन लाया था मैं 2.5 लाख रुपए की, उसमें 90,000 रुपए सब्सिडी भी मिल गई। हमारे तो वो मशीन भी सस्ती पड़ गई और मार्जिन भी बढ़ गया हमारा। उसके बाद हमने कारीगर लगा लिया। फिर कारीगर लगाने के बाद जो है ना, ये आइटम बनाने शुरू कर दी। इसका मुरब्बा बनाया, लड्डू बनाए, कैंडी बनाई, बर्फी बनाई, फिर बढ़िया काम चल गया हमारा। जी, यानी आपकी जो मेहनत है वो रंग लाई है, और आंवला का प्रसंस्करण करके आप अब मुनाफे में हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। आपने खेती पूरे दिल लगा के की है, मेहनत से की है, और आप इतने समय से किसान रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं खेती। तो हमारे जो युवा किसान हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे उन्हें मुनाफा भी हो? अब युवा किसान को मैं बहुत समझाता हूँ कि भाई बाग लगा लो, किसी चीज का भी लगाओ, खेती में कोई बचत नहीं रहती है, लेकिन कोई समझता नहीं उस बात को। मेरी तो इच्छा यही है कि बाग हर एक घर में जो है ना, 1 एकड़ में, आधे एकड़ में, 2 एकड़ में होना जरूर चाहिए। इसमें जो है 2 फसल भी हम ले सकते हैं, जैसे आंवला है, नीचे हल्दी ले ली, या छोटी मोटी दूसरी फसल भी ले सके हैं, तो डबल आमदनी हो जाए। करण सिंह जी, आपने हमारे साथ अपने अनुभव बांटे और युवा किसानों के लिए आपने संदेश भी दिया कि उन्हें मेहनत से घबराना नहीं चाहिए और एक नई सोच के साथ अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बेटे। जी, ये थे हमारे साथ करण सिंह जी, और हमने इनसे इनके अनुभवों के बारे में जाना, और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे युवा किसान इनके अनुभवों से जरूर प्रेरित होंगे। बागबान की रसोई के अपने सफर को आइए अब आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अब उस जगह जहाँ पर आंवले का अचार बनाया जा रहा है। खेती की उन्नत तकनीकें हों या हो बात पैदावार की, पशुपालन में आ रही हो कोई परेशानी या बात हो पशुओं के स्वास्थ्य की, हम बताएंगे हर पहलू की सटीक जानकारी, साथ ही मिलवाएंगे कामयाबी के महारथियों से। आपके अपने कार्यक्रम गांव किसान में, सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे।
जी नमस्कार। नमस्कार जी। बागबान की रसोई में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। मुझे श्याम जी ने बताया था कि यहाँ पर आंवला का अचार कैसे बनाया जाता है, ये आज सिखाया जाएगा मुझे। जी तो बताइए फिर कि हम कैसे आंवले का अचार बनाएंगे। आपको अचार बनाने का तरीका बताने से पहले मैं बता देती हूँ कि क्या क्या सामग्री हमें चाहिए, क्या क्या सामान है जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं। जी। तो आंवले का अचार है तो आंवला तो है ही, साथ में हमारे पास है यहाँ पर हल्दी और ये सौंफ, इनको मैंने मोटा मोटा दरदरा पीस लिया है। और ये है मेथी और ये है पीली सरसों, ये है गरम मसाला, ये धनिया और ये काला नमक और ये लाल मिर्च। जी तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें करना क्या है। पहले हम ये आंवला है, अब ये बाग से टूट के यहाँ पर आया है, तो पहले मैं इसको धो लेती हूँ। इसको उबलने के लिए रख देते हैं और इसे कम से कम आधा पौना घंटा लगेगा उबलने के लिए। जी। तो अभी आप यहाँ खड़े हैं तो आप मुझे हल्दी पकड़ा दीजिए। ये लीजिए हल्दी। आंवले के अचार में हल्दी हम थोड़ा सा पहले डाल देते हैं और बाकी जब मसाले हम इसमें मिलाएंगे तो बाकी के मसाले हम बाद में डालेंगे। तो अभी इतने उबलता है, इसको भी टाइम लगेगा। तो हमें पता कैसे चलेगा कि उबल गया है? जब ये पकने लगेगा तो आप देखेंगे, जैसे अभी इसका रंग आप देखिए कि अब ये गाढ़े हरे रंग का है। जब ये पकेगा तब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये थोड़ा हल्का पीले रंग पे आ जाएगा। जी। ठीक है। और आंवले में ना कलियां होती हैं अलग अलग, जैसे खिल जाती है, जो कैंडी होती है ना जिस तरीके से उस, तो ये थोड़ा खिल जाएगा। मतलब इसको फिर हमें छीलना पड़ेगा ना। जी। तो उसकी गुठली निकालने के लिए, तो वो अपने आप ही खिल जाता है, फिर उसको हम छील के और उसमें से गुठली अलग निकाल देते हैं। तो ये देखिए ये इतने सॉफ्ट हो गए हैं कि ये कलियां खिल जाती हैं इसमें इस तरीके से। हल्दी तो जैसे कि हमने इसमें पहले डाल ही लिया है। तो अब ये है हमारे पास सौंफ और इसको हमने दरदरा पीसा है। जैसे अगर हम मसालों को दरदरा पीस के डालेंगे तो उसका टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। एक तो जब हम उसे खाएंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन से इसके अंदर मसाले हैं। अब ये है पीली सरसों और ये सारे मसाले ही पड़ेंगे 30-30 ग्राम, क्योंकि हमारे पास आंवला था 1 किलो, तो 1 किलो के हिसाब से मैं आपको सारे मसाले बता रही हूँ। ये है मेथी पिसी हुई और ये है धनिया, ये भी 30 ग्राम। गरम मसाला हम डालेंगे इसमें 10 ग्राम के हिसाब से। नमक तो आपको पता ही है, स्वाद अनुसार। और मिर्च भी हम इसमें थोड़ा स्वाद अनुसार कह सकते हैं, थोड़ा कम ही रखेंगे क्योंकि हम अपने घर पे बच्चों को भी खिलाते हैं, तो थोड़ा उनके हिसाब से। अब इसमें डालने वाले हैं हम सरसों का तेल, जिसको डाल के हम ये सारे जो ये मसाले अभी हमने इसके ऊपर से डाले, ये अच्छे से इसके अंदर चले जाएंगे। तो इसमें हम 250 ग्राम तेल डालेंगे। थोड़ा हम इसको इस तरीके से ना थोड़ा प्रेस करके फिर इसके अंदर, ताकि सारे मसाले अच्छे से और तेल इसके अंदर चला जाए। और ये सबसे कम समय में तैयार होने वाला अचार है। आंवले के अचार के लिए कहा जाता है कि ताज़ा बनाएं ताज़ा खाएं। हम इस अचार को अपने घर पर जब बनाते हैं तो कितने दिनों तक इसे संरक्षित रख सकते हैं, कितने दिनों में इसका सेवन कर सकते हैं? तो जैसे अभी हमने बनाया तो आज से 2 महीने तक हम इसको चला सकते हैं, बड़े आराम से इसको खा सकते हैं। तो अब क्या ये अचार तैयार है? 24 घंटे के अंदर ये खाने लायक हो जाएगा। मतलब आप इसे खा सकते हैं अचार की तरह। और आप चाहें तो अभी इसको टेस्ट करके देख सकते हैं कि इसमें नमक मिर्च सब कुछ बराबर पड़ा है या नहीं। तो ये हमारा आंवले का अचार तैयार है। और आंवले का अचार बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए आंवला। आंवला को हमने धोकर उबालने के लिए रखा और उबालते समय ही हमने इसमें हल्दी डाल दी। और जब हमारे आंवले उबल जाते हैं तो उसके बाद हमने उन्हें एक अलग बर्तन में निकाला और उनमें जो हमारे मसाले थे, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, सौंफ, सरसों, इसके साथ ही जो नमक था वो सब हमने डाला और गरम मसाला भी हमने इसके अंदर मिक्स किया। और ऊपर से हमने इसमें डाला सरसों का तेल और उसके बाद हम इसे मिक्स करते रहे और मिक्स करने के बाद हमें मिला आंवले का अचार, जिसे आप 2 महीने तक अपने घर में संरक्षित करके रख सकते हैं और जब मन आए तब खा सकते हैं। तो चलिए अब मैं ज़रा टेस्ट करके बताऊं कि आंवले का अचार कैसा बना है और इसके अंदर
जो मसाले हैं वो कैसे लग रहे हैं। मसाले एकदम कड़क हैं, बहुत बेहतरीन हैं। नमक मिर्च तौफ का इसमें स्वाद है, गरम मसाले का इसमें स्वाद है। बस मैं 24 घंटे का इंतजार कर रही हूँ, उसके बाद में सारा खा जाऊंगी। ठीक है, ये हम आपको ही दे देंगे, आप खाइएगा अपने घर पर 2 महीने तक इसे। जी दीपिका जी, आपने वक्त दिया और हमें आंवले का अचार बनाना सिखाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। आंवले के हम कई उत्पाद भी बना सकते हैं, जैसे आंवले की कैंडी, आंवले का मुरब्बा, आंवले का अचार और भी बहुत सारी चीजें। आज के एपिसोड में हमने ख्वाजा खिज्र के मकबरे की भी सैर की और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा ये सफर आपको बेहद पसंद आ रहा होगा। मैं आपसे वादा करती हूँ और मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में एक नई जगह, नई फसल और एक नए व्यंजन के साथ। जल्दी चल चॉकलेट, नहीं तो लड्डू की डिलीवरी लेट हो जाएगी। तुमने किचन में गिरा दिया। तो एडजस्ट कर ले किचन के साथ थोड़ा सा। चोर 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 है ऊपर छत पे। गीत और विशु की ये हिट स्टोरी जिसमें एक लव स्टोरी बनने के पूरे आसार। जानने के लिए देखिए एक नया शो दूर से नमस्ते।